हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी के प्रीवियस ईयर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली जेएच टेट, उत्तराखंड टेट या फिर आने वाली जो सुपर टेट की वैकेंसी है, कोई भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, और कौन सी अवस्था में चिंतन करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो आपको उनका क्रम भी याद रखना। जैसे कि जो संवेदी गामक अवस्था है पहली अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है, और जो मूर्त संक्रियात्मक है तीसरी अवस्था होती है, और औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक इसे ही कहा जाता है, यह चौथी अवस्था होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, सीरीज वाइज जो है क्रम से ये जो अवस्था है पहली दूसरी तीसरी चौथी एकदम क्रम से आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था कौन सी है। और बात की जाए जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 4 अवस्थाएं बताई थी। यही 4 अवस्थाएं जो हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विकास का मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन है? विकास के मनोसामाजिक अवस्था, जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ये दिए थे एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता को। किसको? धैर्य और दृढ़ता को। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से एक जब शिक्षक होता है, किसी बच्चे के जो है बारे में कई चीज़ें जान सकता है और उसे सही रास्ता प्रदान कर सकता है। पाठचर्या निर्माण के निम्न में से कौन सा कार्य माना जाता है? पाठचर्या के निर्माण में जो है कौन सा कार्य प्रमुख माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषता कार्य, मतलब एक से अधिक जो है विशेषता कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा था संघर्ष, तनाव, विरोध और तूफान की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? तो विद्यार्थियों की प्रशंसा सबके सामने करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोगों के बीच में। लोगों के बीच में जब विद्यार्थियों की प्रशंसा की जाती है तो विद्यार्थियों को क्या होता है, आत्मसम्मान मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आता है, और जिससे उनको खुशी की प्राप्ति होती है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। छः से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना शुरू करते थे? तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना शुरू कर देते हैं विद्यालय में। किसमें? विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या है?
एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, वही अभिव्यक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, वही क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? कितने प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? 85%। कितने परसेंट? 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ मानी जाएगी, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन जो सबसे ज़्यादा उचित तरीके से किया जाता है उसे कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तब जब किसी के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, कोई जो है अधिकारी है किसी शिक्षक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो क्या होगा? उसकी जो क्षमता कम हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। उसकी क्षमता कैसी होती? घटती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वो है विकासी विधि। विकासी विधि। अब अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, शिशुकाल को अपीली काल किसने कहा था? हरलॉक ने। किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी यहाँ पे 12 है और वास्तविक आयु कितनी है 10 है, गुणे 100 कर देंगे इसको। तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10। तो 12 10 में 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। कितनी? 120। एटीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। हरलॉक ने कहा था, बिल्कुल सही कथन है। अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, स्किनर कहा था, यह भी सही है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये किसने कहा था? क्रागमैन ने कहा था, तो ये भी सही है। वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है, यह किसने? कुडू एवं टूटू ने कहा था, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। किससे? विकास से। गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होती है?
12 वर्ष तक। 6 वर्ष से शुरुआत होती है और 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? समान प्रतिमान सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो यहाँ जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, यह सिद्धांत है बुद्धि का। किसका सिद्धांत है? यह विकास और वृद्धि का सिद्धांत नहीं, यह बुद्धि का सिद्धांत है। तो इसमें से यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सिद्धांत जो है अभिवृद्धि और का विकास का नहीं है, तो पदानुक्रमिक सिद्धांत अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सतत विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत है कि जो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है वह जो है सतत विकास का सिद्धांत नहीं होता है, वो होता है शिरोपुच्छ सिद्धांत। शिरोपुच्छ सिद्धांत या फिर जिसे मस्तकाधमुखी सिद्धांत बोला जाता है। उसके बाद बी ऑप्शन है, बालक किसी वस्तु को पकड़ने हेतु पहले सभी अंगों का प्रयोग किंतु बाद में किसी एक अंग विशेष का प्रयोग करता है। तो यह सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद है, तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र से होता है। यह सिद्धांत कैसा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी सही दिया गया है। 2 बालक समान नहीं होते किंतु सभी बालकों में विकास क्रम समान होता है। यह सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी, सी और डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनले हॉल को। किसको? स्टैनले हॉल को। अगला क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि एवं विकास निम्न में से क्या है? तो बालक की वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो भाषा की सापेक्षता परिकल्पना प्रतिपादित की है हॉर्फ ने। मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण तथा पुनर्बलन के कारण होता है। अनुकरण तथा पुनर्बलन के कारण।